हेलो दोस्तों, फैक्स टॉक एफटी में एक नया एपिसोड के साथ आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया के बारे में कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया में आए थे, क्यों आए थे और कैसे रूलिंग किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंडिया का थर्ड पार्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कितनी बेरहमी से इंडिया की संपत्ति को लूटे थे और इंडिया में क्या क्या अच्छा काम करके गए थे इन रूलिंग पीरियड में। इन दोनों विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश आने से पहले काफ़ी सारा इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, जैसे कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, ये सब, जिसका फिनिश प्रोडक्ट्स को अलग अलग काउंट्रीज में सप्लाई किया जाते थे, जिसका वजह से भारत दुनिया की अमीर देशों का लिस्ट में शामिल हो गया था। भारत फार्मिंग और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स यानी कि हाथ से बना हुआ सामानों के लिए काफ़ी फेमस था, जो अलग अलग काउंट्रीज को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस ये सब एक्सपोर्ट करते थे और उसका बदले में गोल्ड या मेटल कॉइन्स लेते थे, जिससे हमारे देश काफ़ी अमीर बन गए थे। 18वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ तक भारत दुनिया की मेजर ट्रेडिंग नेशन बन गया था, जो दुनिया का अलग अलग काउंट्रीज में टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस का जरूरतों को पूरी करते थे। अराउंड 1750 में भारत का ट्रेडिंग पूरी दुनिया का ट्रेडिंग का 24.5% था और चाइना का था 32%। भारत और चाइना मिला के पूरी दुनिया का ट्रेडिंग का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। 1947 तक ब्रिटिशर्स ने भारत को इतनी बेरहमी से लूटा कि भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया का इकोनॉमी का सिर्फ 4% ही रहा था। 15 और 16 सेंचुरी तक ब्रिटेन की कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुए थे, जो एक पिछड़ा हुआ देश था। 1642 में ब्रिटेन में गृह युद्ध का शुरुआत हुआ था और ये युद्ध कई साल तक चलता रहा था। लेकिन 1600 से 1800 के बीच में ब्रिटेन में काफी सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए थे, जहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज बने थे और वो लोग फिनिश प्रोडक्ट्स को अलग अलग काउंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, जिसका वजह से ब्रिटेन का जीडीपी काफी तेजी से बढ़ गया था। भारत में टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को देख के पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए आए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़ी और ताकतवर सेनाओं ने इन सभी को भारत से भगा दिए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक मोनोपोली बिजनेस शुरू कर दिए थे। बैटल ऑफ प्लासी यानी कि 1757 के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लाए थे। वो लोग अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए थे अपने हित के हेतु और उसको लागू करना शुरू कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक नीतियां और उन लोगों के भ्रष्ट आचरण के कारण भारतीय व्यापारियों को अपना व्यापार पर काफी लॉस का सामना करना पड़ा था। 18वीं सेंचुरी का अंत तक भारत की बड़े हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया था और ब्रिटेन की सामानों का भारत में एक आकर्षणीय बाजार बनाना चाहता था। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र अधिकार था। 1793 में ब्रिटिशर्स ने एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आए थे, जिसका उद्देश्य था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करना, जिस पैसे से वो लोग अपना बिजनेस का जो भी कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता था उसको मैनेज करते थे। ब्रिटिशर्स ने इसी रेवेन्यू से कच्चा माल और फिनिश प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम दाम में खरीद के उसको इंग्लैंड भेजते थे और इसी पैसा से ब्रिटिश सर्वेंट्स को सैलरी देते थे। कितना अजीब सा लगता है ना दोस्तों हमें इसके बारे में सोचने से कि वो लोग भारत की पैसा से भारत का संपत्ति को खरीद के ब्रिटेन सप्लाई देते थे। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटना शुरू कर दिए थे। 1813 में ब्रिटिशर्स ने चार्टर एक्ट लेकर आया था, जिसका उद्देश्य था वन वे फ्री ट्रेड, यानी कि ब्रिटेन से भारत की बाजार में सामान को इंपोर्ट करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन भारत से ब्रिटेन में भारतीय सामानों को पहुंचाने के लिए हाई टैक्स यानी कि करीब 80% टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन किए थे, जिसका बदले में वो लोग भारत की संपत्ति को लूटे। ब्रिटिशर्स के हाई टैक्स का वजह से इंडियन फार्मर्स फूड क्रॉप्स यानी कि चावल, गेहूं, सब्जियां आदि को छोड़ के कैश क्रॉप्स यानी कि जिससे ज़्यादा पैसा मिलते थे, जैसे कि गन्ना, कॉटन, जूट, टोबैको, ये सब का खेती करना शुरू कर दिए थे, जिससे भारत में बहुत खाद्य समस्या का उत्पन्न हुआ था और देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत की पूरे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने बहुत बेरहमी से नष्ट कर दिए थे और भारत का कच्चा माल को ब्रिटेन में सप्लाई देते थे, जिसका बदले में हमारे देश को कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिए थे और देश को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था। इंडिया की टैक्सेस और इनकम्स को इंडिया में नहीं बल्कि ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते थे। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना बेनिफिट्स के लिए रूल बनाए थे और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार ही बदल दिए थे और भारत को एक पूर्ण रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश बना दिए थे। भारत विद्रोह के बाद यानी कि 1857 के बाद भारत पूरी तरीके से ब्रिटेन सरकार के हाथ पे चला गया था और वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को ही फॉलो करके देश को शासन करने लगा था। ब्रिटिशर्स की ऐसी रूल से देश में खाद्य समस्या का उत्पन्न हुआ था और इंडियन इंडस्ट्रीज को बंद करने से भारत में बहुत लोग बेरोजगारी बन गए थे और देश में गरीबी धीरे धीरे बढ़ते गए थे। 1850 से 1900 के बीच में करीब 2.8 करोड़ लोग गरीबी के कारण डेथ हो गया था। ब्रिटिशर्स ने अपना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए प्रपोजल दिए थे, जो एक भारतीय अर्थनीति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौसी ने
पूरे देश में रेलवे कनेक्टिविटी बनाना चाहता था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को शक्तिशाली बनाने के लिए सहायक बना था। रेलवे लाइन का बनाने का मकसद भारत की अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना और उसको बहुत ही कम टाइम में बंदरगाह तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटेन से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में आसानी हो जाए। रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे देश का अलग अलग जगह में सर्वे हुए थे और ब्रिटेन की रेलवे कंपनीज को इसका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कुल 12 रेलवे कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट में भाग लिए थे और आज़ादी के समय तक करीब 40,000 माइल्स रेलवे लाइन का बनके तैयार हो गया था, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे कनेक्टिविटी बन गया था। भारत स्वाधीन के बाद अराउंड 6,000 माइल्स रेलवे लाइन पाकिस्तान के पास चला गया था। ब्रिटिश का आगमन से देश में रेलवे कनेक्टिविटी बन गया था, जिसके लिए ब्रिटिश प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया था और ये एक रीजन था इंडियन कंपनीज को डाउनफॉल होने का। ब्रिटिशर्स ने रेलवे के साथ साथ रिवर ब्रिजेस और पोर्ट्स का भी निर्माण किए थे अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी को मजबूत करने के लिए। केरला, गुजरात और कलकत्ता में पोर्ट्स का निर्माण किए थे भाया सी रूट से ब्रिटेन से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। पहला विश्व युद्ध के बाद भारत में हवाई ट्रांसपोर्टेशन का शुरुआत हुए थे। 1928 में बॉम्बे में पहला सिविल एविएशन एयरपोर्ट बनाया गया था, जिसका नाम था जुहू एरोड्रोम एयरपोर्ट। आपको बता दें कि 1932 में देश में पहला कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू किए थे JRD टाटा ने, जिसको टाटा एयरलाइन सर्विस से भी जाना जाता था। और पहला फ्लाइट उड़ान भरे थे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी, जो करीब 10 किलोमीटर दूरी का था। 1700 से 1950 तक कुल 250 साल में इंडिया का एवरेज GDP ग्रोथ था सिर्फ 0.6% और ब्रिटेन का था 12.6%। जहां ब्रिटेन का GDP 15वीं सेंचुरी तक भारत का GDP का सिर्फ 4.6% था। इन 250 सालों में भारत के रिसोर्सेज, पैसा और संपत्ति को ब्रिटेन ने इतनी बुरी तरीके से लूटा, जिसका वजह से ब्रिटेन का इकोनॉमी भारत का इकोनॉमी से कई गुना बढ़ गया था। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटे थे अपना देश को फायदा पहुंचाने के लिए। आइए अब थोड़ा ब्रिटिशर्स की अच्छा काम का ऊपर भी ध्यान देते हैं। वो ब्रिटिशर्स ही था जो अपना तरीका से इंडिया में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड हुए थे। ब्रिटिशर्स ने न केवल भारत के अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सफल रहे, बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलू जैसे कि संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा में थोड़ा सफलता भी लाए थे। ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम करके भी गए थे, जो अपना फायदा के लिए तो था, लेकिन वो हमारे देश का अर्थनीति के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल के आ रहा है, जैसे कि रेलवेज का निर्माण करना, पोर्ट्स का निर्माण करना, रास्ते का निर्माण करना। ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने हितों के लिए किए थे, जो आज हमारे देश के लिए काफ़ी सहायक बन गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, जो आज भी हम लोग पढ़ाई से लेके बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफिसेस तक यूज़ करते हैं, वो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखा के गए थे। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों से अपना काम कराने के लिए हर भारतीय को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिए थे। अगर आपका घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में वो डिटेल्स में बता पाएंगे। शायद उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी पता हो। कोई कुछ भी कहे, इंग्लिश एजुकेशन ने हमारे लिए दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है, जिसने हमारे ज्ञान और विचार को बेहतरीन बनाने में मदद किया। इस लैंग्वेज की वजह से हमारे लिए दुनिया का अलग अलग काउंट्रीज के साथ वाणिज्यिक संपर्क बनाने में आसानी हो गया। हमारे देश के गौरव और सम्मान स्वरूप इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश काल में ही गठित किया गया था, आर्मी का कल्चर, डिसिप्लिन और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी भी भारतीय सेना फॉलो करते हैं, वो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखा के गए थे। वो ब्रिटिशर्स ही था जिन्होंने भारत में वैक्सीनेशन का शुरुआत किए थे 19वीं सेंचुरी का लास्ट में, और 20वीं सेंचुरी का पहले पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स बोल के एक महामारी का उत्पन्न हुआ था। भारतीयों को स्वच्छता के ऊपर कोई अच्छा ज्ञान नहीं था। ब्रिटिशर्स को पता था कि महामारी काफी तेजी से फैल सकता है। उन लोगों ने इन घातक महामारियों को रोकने के लिए 1892 में कंपल्सरी वैक्सीनेशन एक्ट का पास किए थे, जहां सबको वैक्सीनेशन का हिस्सा बनना कंपल्सरी था। उन लोगों ने सैनिटरी कमीशन का भी गठन किए थे भारत के अलग अलग क्षेत्रों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए। ब्रिटिशर्स के सबसे बड़ा योगदान भारत में था सती और बाल विवाह जैसे कुछ अमानवीय प्रथाओं को हटाना। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथाओं को खत्म किए थे, जहां पति मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर आत्मदाह करना पड़ा था। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी प्रथा अभी भी चलता रहता तो हमारे देश का समाज पर कितना बुरा असर पड़ता। ब्रिटिशर्स ने न केवल इसी अमानवीय प्रथाओं को प्रतिबंध लगाया था, बल्कि विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इसी तरह सामाजिक सुधार के लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे अधिनियम और अध्यादेश भी जारी किए थे। 1871 में ब्रिटिशर्स ने भारत में पहला सेंसस की शुरुआत किए थे, जहां हर 10 साल में देश का हर नागरिक का एज, जेंडर, रिलीजन्स, कास्ट, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, इन सब का एक डेटा लिया जाता है। जो रूल अभी भी लागू है। तब से लेके अभी तक कुल 16 बार सेंसस हो चुके हैं। इसके अलावा देश में इलेक्शन व्यवस्था का शुरू करना, क्षेत्रों को छोटे छोटे प्रांत में विभाजन करना और एक एक लेजिस्लेटिव मेंबर को सौंप देना, यानी कि एक देश को कैसे चलाना है, ये सारी हमें ब्रिटिशर्स ने ही सिखा के गए थे।
तो यही थी दोस्तों ब्रिटिशर्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आप तीनों ही पार्ट्स को जरूर देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल पर नया है तो मेरा चैनल फैक्ट्स कैपिटल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।